जब अजनाला थाने पर इसे सैकड़ों समर्थकों के साथ कब्जा कर लिया और अपने साथियों को छुड़ा लाया। अगर हमने उसे अजनाला से पहले ही रोक दिया होता तो यकीनन बहुत से लोग अमृतपाल का नाम नहीं जानते। अभी भी उसकी गिरफ्तारी, पंजाब पुलिस कहती है कि उसके पास कोई चारा नहीं था, उसने आत्मसमर्पण किया, हमने उसको गिरफ्तार किया। उसने क्या कहा अपनी गिरफ्तारी से पहले कि अब हमारे अभियान की लड़ाई की शुरुआत अब हो रही है। क्या वजह थी कि आत्मसमर्पण या गिरफ्तारी के पहले भी आप रोड़े गांव ही पहुंचे? खालिस्तान के बुझे हुए अलाव में फूंक मारकर उसे फिर से सुलगाने की कोशिश करने वाला अमृतपाल फिलहाल डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। तय है कई महीने उसके दिन और रात वहीं कटने हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि चारों मौसम अब वो वहीं देखने वाला है। मौसम बदलेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन क्या पंजाब के हालात सुधरेंगे? पंजाब एक ऐसे सूबे की तरह है जो कि हमेशा कुछ न कुछ जिसके अंदर खदबदाता रहता है, और यही विचारशीलता पंजाब को देश के अलग हिस्से के तौर पर प्रतिष्ठापित करती है। अमृतपाल की बात करें, 205 दिन पहले तक इसका कोई नाम भी नहीं जानता था। ये दुबई में रहता था, वहाँ ट्रांसपोर्ट का काम करता था। अचानक दीप सिद्धू के एक्सीडेंट में मारे जाने के बाद एक दस्तारबंदी कार्यक्रम का आयोजन होता है, वो भी भिंडरावाले के गांव रोड़े में। वहाँ पर अमृतपाल की ताजपोशी होती है वारिस पंजाब दे के मुखिया के तौर पर, और यहीं से एक अद्भुत चकित करने वाला सफ़र शुरू होता है। वो सफ़र क्या था? अचानक वो प्रकट होता है भिंडरावाले जैसे अटायर में, उड़ी जैसी वेशभूषा में, लेकिन उससे ज़्यादा आग उगलते हुए। भिंडरावाले कभी खुलकर नहीं बोलता था कि मुझे खालिस्तान चाहिए। अगर कोई पूछता था तो हंसकर कहता था अगर बीवी यानी इंदिरा गांधी देगी तो ले लेंगे। लेकिन ये शख्स खुद को खालिस्तानी बताता था। ये शख्स खुद को खालिस्तान का सपोर्टर बताते हुए उसके आंदोलन की बात करता था, और शुरू में उसको गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया ये मेरी समझ में नहीं आता है। असली बात तो शुरू हुई फरवरी के आखिरी हफ्ते में, जब अजनाला थाने पर इसे सैकड़ों समर्थकों के साथ कब्जा कर लिया और अपने साथियों को छुड़ा लाया। अकड़ ये थी जैसे वो किसी डिक्टेटर की तरह लोगों को हुकूमत को गाइड कर रहा हो। उस समय मेरे दिमाग में वैसे तमाम दृश्य कौंध गए जो मैंने 1970 के आखिर में और 1980 के शुरू में देखे थे, जिसकी परिणति थी ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार से जुड़ा हुआ एक किस्सा आपको इस एपिसोड के आखिरी मिनटों में सुनाऊंगा। लेकिन अभी अमृतपाल की बात। तो अमृतपाल जब अजनाला से अपने समर्थकों को छुड़ा लाया, तभी लगने लगा था कि भाई कुछ तो है जिसे ढील दी जा रही है, कुछ तो है जिसे समय रहते कसा जाना चाहिए था, कुछ तो है जिसमें कमी रह रही है। और वो कमी क्या थी आप बताइए? तमाम हथियारबंद लोगों से घिरकर चलने वाला शख्स, कौन उसको अलाउ कर रहा था इतने हथियारों के साथ फ्रीली मूव करने को? और यदि आप मूव कर भी रहे थे तो आप बोल क्या रहे थे? आपका प्रोविजन क्या था? आप शुरू तो करते थे युवकों को नशे से हटाने में, शुरू तो करते थे कि नशे से दूर रहो, शुरू तो करते थे अमृत छको, लेकिन आपकी बातों में अलगाव दिखता था। और बाद में अजनाला के बाद तो वो एक इंटरनेशनल हस्ती बन गया। अगर हमने उसे अजनाला से पहले ही रोक दिया होता तो यकीनन बहुत से लोग अमृतपाल का नाम नहीं जानते और उसकी शम्मा इतनी ज़्यादा जलने से पहले ही लड़खड़ा के बुझ गई होती। अजनाला के बाद उसने अपने जहर बुझे शब्दों का इस्तेमाल नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के सामने किया, और हद तो तब हो गई जब वो फरार हुआ और 36 दिन तक वो दुनिया भर में घूमता रहा, पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। अभी भी उसकी गिरफ्तारी, पंजाब पुलिस कहती है कि उसके पास कोई चारा नहीं था, उसने आत्मसमर्पण किया, हमने उसको गिरफ्तार किया। लेकिन घटना चक्र 20 अप्रैल से घूम रहा था। बात शुरू हुई जब उसकी पत्नी को चंडीगढ़ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डिटेन किया गया। वो लंदन जाना चाहती थी, और उसको रोकने के बाद, उसको हिरासत में लेने के बाद भिंडरावाले के रिश्ते में भतीजे लगने वाले और अकाल तख्त के पूर्व जत्थेदार ने एक बयान जारी किया कि उसके परिवार को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। मैं
इसकी वाइफ की गिरफ्तारी के अगले दिन पंजाब में था और इसकी गिरफ्तारी के सिर्फ कुछ घंटे पहले लौटा था। उस समय पंजाब के तमाम लोगों से बातचीत के दौरान ये तय था कि इसकी आज नहीं तो कल गिरफ्तारी होने वाली है और कोई फार्मूला तय हो रहा है। हवाएं हैं, बातें हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। पंजाब पुलिस के बयान को ही मान लेते हैं कि वही सच होगा, लेकिन आज डिब्रूगढ़ भेजने के बाद भी पंजाब में अब असली काम शुरू होना है। उसने क्या कहा अपनी गिरफ्तारी से पहले कि अब हमारे अभियान की लड़ाई की शुरुआत अब हो रही है। वैसे ही सरकार के अभियान की शुरुआत भी अब होनी चाहिए। पंजाब की सरकार को केंद्र की सरकार के साथ मिलकर इस तरह के जो भी तत्व हैं जो राष्ट्र विरोधी बातें करते हैं उनको किनारे करना होगा और साथ में पंजाब में विकास की बयार बहानी होगी। मैं सिद्धू मूसेवाला का नाम यहाँ लेना चाहूँगा। सिद्धू मूसेवाला देखते देखते इतना लोकप्रिय कैसे हो गया था? वजह सिर्फ और सिर्फ इतनी थी कि वो पंजाब की अव्यवस्था, पंजाब के फ्रस्ट्रेशन, पंजाब के नौजवानों का भटकाव अपने गानों में बार बार लाता था। तो पंजाब को यदि सही रास्ता देना है, पंजाब को हमेशा की तरह आगे का ही सूबा रखना है, तो हमें पंजाब को नशे से मुक्त बनाने के साथ साथ सरकार को पंजाबी युवाओं के लिए भी कुछ न कुछ करना होगा। और इतना सहज नहीं है मामला। आप जरा ये देखिए कि इसका बोगा कनेक्शन बहुत सी बातें साबित करता है। आखिर क्या वजह थी कि आपने रोड़े गांव को ही चुना अपनी दस्तारबंदी के लिए? क्या वजह थी कि आत्मसमर्पण या गिरफ्तारी के पहले भी आप रोड़े गांव ही पहुँचे? आप संत भिंडरावाले को हमेशा अपना आदर्श बताते हैं। आखिर इन सारी बातों से आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? जाहिर है कुछ लोग ऐसे हैं। वो कौन लोग थे जो हथियार लेकर आपके साथ घूम रहे थे? वो कौन लोग थे जिन्होंने कि इतनी हिंसा का प्रदर्शन किया अजाला थाने पर? ये सारे वो लोग थे जो कि हैं जिनके मन में कहीं ना कहीं अलगाव है, और इस अलगाववाद को सिर्फ लाठी के जोर पर नहीं ठीक किया जा सकता। इसको ठीक करने के लिए सरकारों को बहुत समन्वित प्रयास करना पड़ेगा। ऐसा न हो कि एक बार फिर इतिहास ये कहे कि भिंडरावाले बना नहीं था, बनाया गया था, और भारतीय राज्य ने वही गलती की कि अमृतपाल बना नहीं था। उसको बनने में हमारी लापरवाहियों ने, हमारी हुकूमत की अनदेखियों ने कोई ऐसा काम कर दिया जिससे कि देश को फिर से लज्जित होना पड़ा। अमृतपाल चुनौती नहीं है, लेकिन अमृतपाल सावधान करता है, क्योंकि इस तरह के तत्व कभी भी हवा में खड़े हो जाते हैं। मैं यहाँ आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा, पंजाबियों का पंजाबियत का, सिखों का सिखियत का। 10 जून 1984 को रामगढ़ कैंट में, बिहार था तब, झारखंड नहीं बना था, और वहाँ पर एक सशस्त्र विद्रोह हो गया था। सिखों की एक बड़ी फौज थी वहाँ पर। उन्होंने अपने ब्रिगेडियर RS पुरी को मार डाला और वहाँ से वो पंजाब की ओर वापस चले। ट्रेंड थे, उन्होंने अपने को कई रास्तों में अलग अलग उन्होंने अपने जत्थे बनाए और चलने लगे। मैं उस समय तब के इलाहाबाद, आज के प्रयागराज में रहता था। तब इलाहाबाद किसी अतीक के नाम से नहीं जाना जाता था, और वहाँ पर एक अजीब सी घटना हुई। एक थाना है मऊ आइमा, खबर आई कि वहाँ पर पुलिस ने कुछ सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया है। सवाल तो तभी उठे कि भाई सैनिकों को, जिनके पास सबसे अच्छे हथियार थे, जो ट्रेंड थे, वो उनको आपने गिरफ्तार कर लिया, जबकि आपके पास तो सिर्फ बस्कट और 303 राइफलें और पिस्तौलें या रिवॉल्वरें होती हैं, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में ही बेकार मानी जाने लगी थी। हुआ ये था कि वो ट्रेंड सैनिक थे, वो राष्ट्रभक्त थे, वो सेना के अनुशासन में तपे हुए लोग थे। उनको इस बात की तकलीफ थी जो उनसे हो गया था, और जब वो वहाँ पे पहुँचे उस कस्बे में, तो उन्होंने वहाँ खुद ही पूछा। कस्बा पूरा बंद था क्योंकि कर्फ्यू सा लागू हो जाता था, लोग डरते थे, खुद ही दुकानें बंद कर देते थे, स्कूल बंद हो जाते थे, कई जगह तो थानों पर पर्दे लटका दिए गए थे ताकि वो किसी तरह का हिंसा न कर सके। और आशंकाओं के उसी बीच वो रुके और उन्होंने कहा कि हमें पुलिस वालों से मिलना है, हम समर्पण करना चाहते हैं। और वो पुलिस की स्टोरी 24 घंटे में ही बदल गई जब उनसे पूछताछ हुई। उसके अगले दिन मैंने और भी देखा, जब बड़ी संख्या में वो सैनिक आ रहे थे, तो इलाहाबाद में झूसी के पास भारतीय सेना के दस्तों ने उन्हें दोनों ओर से घेर लिया और उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया।
मैं वहाँ पर बहैसियत पत्रकार मौजूद था इलाहाबाद में उन दिनों। उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया, उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और जब वो संगम के पास के एक मैदान में पीछे हाथ बांध के बैठाए गए थे तो मैंने उनके चेहरों पर वो दुख देखा था, वो पछतावा देखा था कि ये हमसे क्या हो गया। बाद में 15 को छोड़कर सरकारों ने उनकी सुधि ली। उनका जीवन कुछ दिन तो बहुत ख़राब रहा, कुछ वर्ष, लेकिन बाद में कुछ रिहेबिलिटेट हो गए उसमें ज़्यादातर। लेकिन ये एक ऐसा किस्सा है जो मुझे शर्म नहीं देता, जो मुझे गर्व देता है, जो मुझे ये विश्वास दिलाता है कि सिख भारत की एक स्ट्रांग भुजा है। वो हमसे कभी अलग नहीं हुई, वो हमसे कभी अलग नहीं होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम आंखें मूंद लें। अमृतपाल हमें जगाता है और हमारे समाज को और सरकार को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना ही चाहिए।